सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम हिंदी वर्ण व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और इनके व्यवस्थित समूह को, इनकी व्यवस्थित श्रृंखला को, समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपको पता है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। बच्चों, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, हिंदी वर्णमाला की संख्या 11 है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब व्यंजन की चर्चा कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। इनको क्रम से इनका विभाजन किया गया है। पहला, उच्चारण की दृष्टि से इनका विभाजन अलग अलग उसमें करा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पष्ट है कि ध्वनि का उच्चारण करते समय स्पर्श के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। कुछ ध्वनियाँ जो इसको आप आगे कक्षा में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। कुछ ध्वनियाँ तालु को स्पर्श करती हैं, कुछ मूर्धा को स्पर्श करती हैं, कुछ कंठ को, कुछ होंठ को, है ना। तो ये आगे की कक्षाओं में आप और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ कि व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण के आधार पर इनका विभाजन यहाँ पर मुख्य रूप से किया गया है। तो उस दृष्टि से स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। अयोगवाह की संख्या 2 है। अयोगवाह वो वर्ण है जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन है जो दो स्वतंत्र व्यंजनों के संयोग से मिलकर बने होते हैं। तो इस दृष्टि से ये भी ना स्वर है और ना ही व्यंजन, पूरी तरह से व्यंजन है ना। अगला है अन्य। दो अन्य में दो है। इस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने विभाजन किया हुआ है। स्पर्श व्यंजन में का से मा तक के वर्ण और अंतस्थ व्यंजन में या से वा, है ना। और ऊष्म व्यंजन जिसको अंतस्थ व्यंजन जो कि जिनके उच्चारण में हवा कम निकलती है और ऊष्म व्यंजन में जिसमें उच्चारण में हमें हवा दोगुनी मुंह से उच्चारण करते समय 2 गुना हवा निकलती है। तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पे आप देख रहे हैं, दो स्वतंत्र व्यंजनों के संयोग से संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। अयोगवाह अंग और आहा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। ड़ा और ढा ये भी एक व्यंजन है, किंतु इनकी क्या कहते हैं, स्वरों और व्यंजनों में स्पष्ट गणना नहीं होती। कुछ प्रचलित उर्दू फारसी के अंग्रेजी के अक्षर भी अब हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, मान्य हो गए हैं, किंतु अभी इन्हें वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर और 33 व्यंजन तथा अयोगवाह संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर कुल 22 ध्वनियाँ हैं, है ना बच्चों। तो इस तरह से आपने जाना कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं, जिसमें से 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं।
बाकी संयुक्त व्यंजन और अयोगवाह भी इसमें गिने जाते हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। स्वर और व्यंजनों के उच्चारण संबंधी या लेखन संबंधी जब हम किसी वाक्य में या किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो उस समय स्वरों से संबंधित और व्यंजनों से संबंधित कुछ नियम होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। तो आइए इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले है, हिंदी में स्वरों को दो रूप में लिखा जाता है। दो रूप में, पहला अपने मूल रूप में, कहने का तात्पर्य ये है कि सीधे सीधे स्वरों के माध्यम से स्वरों को जोड़कर हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आ प्लस ई प्लस ए बराबर क्या हो गया, आइए। इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं गया है, कुछ भी घटाया नहीं गया है, सीधे सीधे स्वरों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से स्वरों के मूल रूप से ही शब्द का निर्माण हो गया है। दूसरा, व्यंजनों के साथ मिलाकर, अब स्वर को हम व्यंजन के साथ, आपने हिंदी के जो 33 व्यंजन हैं उनके साथ मिलाकर भी हम शब्द का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नियम है, व्यंजन के साथ स्वरों को कभी भी पूरा ना लिखकर उनके चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमें पा के साथ ई का, अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम किसी भी व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं या किसी भी व्यंजन से मिले शब्द का उच्चारण करते हैं तो आप देखते हैं कि उनके उच्चारण में कहीं ना कहीं स्वर भी आंशिक रूप से छुपे होते हैं। उच्चारण में उनका भी उच्चारण होता है। जैसे एक शब्द है पिता, है ना, पिता में ई और आ का भी उच्चारण आ रहा है, पा और ता के साथ साथ ई और आ का भी उच्चारण आ रहा है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पे व्यंजन के साथ ई और आ के चिन्ह का, जिसे हम मात्रा भी कहते हैं, ई की मात्रा और आ की मात्रा, है ना, तो जहाँ पर स्वरों के साथ जहाँ पर व्यंजनों के साथ स्वर का स्पष्ट संयोग नहीं होता, वहाँ पे जहाँ पे उनकी नाम मात्र की या आंशिक नाम मात्र की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम उनके चिन्हों या प्रतीकों अर्थात मात्राओं के रूप में उनका हम प्रयोग करते हैं। आशा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता है तो व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा देते हैं। अभी मैंने आपको बताया बच्चों, जब कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तो उसे हम हलंत के माध्यम से सूचित करते हैं कि इसमें स्वर विलुप्त है ना। जब स्वर उसके साथ मिला होता है तो उसके उच्चारण में हम स्वर के साथ उसका उच्चारण करते हैं, लेकिन जब उसके साथ स्वर विलुप्त होता है, स्वर उसके साथ व्यंजन के साथ नहीं होता है, तब अब बच्चों हम चर्चा करते हैं रा संबंधी कुछ प्रयोग और नियम। जब रा स्वर रहित होता है तो उसके साथ ऊ और ऊ की, बड़ा ऊ की मात्रा उसके नीचे ना लगकर उसके सामने लगती हैं। बच्चों, रा संबंधी नियमों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका हमें अधिक से अधिक प्रयोग वाक्यों और शब्दों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप एक एक नियम को बहुत ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब रा स्वर रहित है तो उसके साथ छोटा ऊ की मात्रा लग के क्या हो जा रहा है, रू,
और वही रा जब बड़ा ऊ के साथ मिल रहा है तो क्या हो जा रहा है, रू। दोनों देखने में तो समान है, किंतु यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ यह है बच्चों कि चिन्ह, दोनों के चिन्ह में थोड़ा सा अंतर है। जब बड़ा ऊ के साथ लगता है तो वही चिन्ह थोड़ा सा गोला करते हैं और गोला कर कर फिर घुमाते हैं। इसके विपरीत छोटे ऊ में हम सीधे रा से लेकर चिन्ह को घुमा देते हैं। ये बहुत ही जैसा कि आप वहाँ पे देख रहे हैं, करूं और करूंगा दोनों ही शब्दों में अंतर है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को सावधानी नहीं बरतते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कभी कभी शब्दों का अर्थ अनर्थ हो जाता है। तो ध्यान देना है बच्चों, प्रयोग के समय, उच्चारण के समय हमें इन सभी नियमों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले नियम की ओर। अगला नियम है, जब रा स्वर रहित हो तो यह अपने से अगले वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इसे रेफ कहते हैं। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं बच्चों, कार्य है ना, कार्य का और या, तो आपको वर्ण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें आ का भी उच्चारण आ रहा है और साथ ही साथ रा का भी मतलब नाम मात्र का उच्चारण आ रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं बच्चों, या के ऊपर, उसके अगले वर्ण के ऊपर रा एक चिन्ह के रूप में, रेफ के रूप में लगा दिया जाता है। अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला नियम है, रा से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उसके पैरों में नीचे की ओर लगाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पत्र, है ना, पत्र शब्द का आपने उच्चारण किया होगा, तो इसमें उच्चारण करते समय और पा और ता की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, किंतु हल्का सा नाम मात्र का रा ध्वनि भी सुनाई देती है। तो वहाँ पे हम रा को स्पष्ट रूप से उच्चारित नहीं करते हैं, बल्कि उसे स्वर रहित ता के साथ मिलाकर उसका उच्चारण करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अब आपने देखा होगा टा और डा के साथ, टा और डा व्यंजन के साथ रा का संयोग एक विशेष प्रकार के चिन्ह के रूप में जुड़ता है। चिन्ह आपको दिख रहा होगा बच्चों। इस तरह से इस चिन्ह के प्रयोग से टा में रा जुड़कर एक शब्द का निर्माण करता है, जैसे ट्रेन, ड्रम, है ना। ये एक विशेष रूप का चिन्ह है। जब रा किसी टा या डा के साथ संयोग करता है किसी शब्द में, तो हम इस चिन्ह के द्वारा उसे उच्चारित व प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों अंतिम और आखिरी नियम है, आखिरी नियम, अंतिम नियम है, सा के साथ रा का संयोग। सा के साथ रा का संयोग बच्चों त्रा के रूप में, आधा शा और त्रा के रूप में रा का संयोग होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्त्रोत, है ना, तो यहाँ पे वो आधा सा और त्रा मिलकर रा का शा के साथ संयोग होता है। स्रोत हो गया, श्रीमान हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब बच्चों आपने देखा कि आज की कक्षा में हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह संजोया गया है, उसे सजाया गया है, किंतु इनसे संबंधित नियमों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम इन वर्णों के उच्चारण संबंधी या लेखने संबंधी या लिपि संबंधी त्रुटियां अगर हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह भाषा का या अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो आशा है बच्चों आपको आज की कक्षा में
काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार आप खुद से इसको और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।